नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं डिटेक्टिव। डिटेक्टिव जुर्म की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाता है। समाज में होने वाले हर गुनाह, हर बड़ी वारदात से आपको आगाह करता है ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सावधान रहें और खुद को महफूज रख सकें। डिटेक्टिव में आज सबसे पहले बात नक्सलियों की उस बौखलाहट की जिसके चलते वो बस्तर और अबूझमाड़ में ग्रामीणों का खून बहा रहे हैं। पुलिस मुखबिरी के शक में गांव में घुसकर आदिवासियों की हत्याएं कर रहे हैं। अबूझमाड़ में पुलिस नक्सलियों की मांद में घुसकर नक्सलियों को उन्हीं की जुबान में सबक सिखा रही है। पिछले 7 महीने से पुलिस ने कई ऑपरेशन किए जिनमें कई नक्सली और उनके एरिया कमांडर या तो मार गिराए गए या फिर उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को लगातार मिल रही इस कामयाबी से नक्सली बौखला गए और इसी बौखलाहट में वो स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासियों को अपना निशाना बना रहे हैं। खबर मिला था कि 3 ग्रामीणों को नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ इलाके में माओवादी मारे हैं। फिर शाम तक 3 की संख्या बढ़ के 11 हो गया। आज सुबह मैं जब यहाँ आ रहा था फिर एसपी मेरे को कहा है कि सर संभवतः ये संख्या 16 हो गई है। 16 ग्रामीणों को, 16 आदिवासियों को, 16 बस्तर के ट्राइबल्स को नक्सलियों ने मारे हैं। दंडकारण्य में पुलिस की दबाव के चलते हो सकता है कि टॉप कार्डर अबूझमाड़ में शिफ्ट हो रही हो। दूसरा, लगातार जो अबूझमाड़ में एनकाउंटर्स हो रहा है, जिसको भी नक्सली मार रहे आरोप एक ही लगा रहा है कि फोर्सेस जब भी ऑपरेट कर रहे हैं आप लोग हमको सूचना क्यों नहीं दे रहे। अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि पिछले कुछ दिनों में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में कितने ग्रामीणों की हत्या की है। हालांकि नारायणपुर के एसपी के मुताबिक अब तक इस तरह की हत्याओं के 4 मामले जरूर सामने आए हैं। जो हमारा आधिकारिक वर्जन है उसमें हमारे पास 4 ही ग्रामीणों का पता है, जिसमें 1 की एफआईआर दर्ज की गई है। बाकी की रिपोर्ट लेने के लिए पुलिस पार्टियां ग्रामीणों की सहायता से रवाना की गई हैं और उनकी रिपोर्ट आने पर उनकी भी आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो खबरें आ रही हैं इनकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जो भी सूचनाएं मिल रही हैं या अफवाहें हम उनको बोल सकते हैं वो है, उनकी पुष्टि करने के लिए भी पुलिस पार्टी को रवाना किया गया है। पुलिस का मानना है कि बस्तर में नक्सलियों का टॉप लीडरशिप अबूझमाड़ और ओडिशा की ओर अपने नए ठिकाने की तलाश में और ग्रामीणों में डर बनाए रखने और उनसे पुलिस की गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अबूझमाड़ में नक्सली ग्रामीणों की हत्याएं कर रहे हैं। हमारे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस माओइस्ट का मूवमेंट्स, गतिविधियां, ऑपरेशंस फॉलो करते हैं। उन सबके हिसाब से कुछ एक्सोडस हो रहा है, चेंज ऑफ बेसिस हो रहा है, कहीं ना कहीं ये लोग शिफ्ट हो रहा है। जो 16 लोगों का अभी तक खबर आया है, संख्या बढ़ सकती है करके एसपी का कहना है। जिस हिसाब से अबूझमाड़ में ये लोग इनोसेंट ट्राइबल्स को, ग्रामीणों को मार रहा है, इससे मेरे को लग रहा है कि टॉप लीडरशिप हो सकता है वहां शिफ्ट हो रहा हो। दरअसल नक्सलियों की बौखलाहट साफ दिख रही है और अपनी इसी बौखलाहट में वो जिस तरह से बेगुनाह ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं, उनका खून बहा रहे हैं, उसने नक्सलियों के असली चेहरे को ही सबके सामने बेनकाब किया है। अविनाश प्रसाद, जी मीडिया, जगदलपुर। 12 सालों से नक्सल संगठन के साथ मिलकर जन विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे 23 नक्सलियों ने आज बस्तर आईजी के सामने सरेंडर कर दिया। समर्पण करने वाले नक्सलियों का कहना है कि साल 2004 में नक्सलियों ने बरगलाकर उन सभी को अपने संगठन में शामिल करा लिया था। समय समय पर वो लोग नक्सलियों के लिए सड़कें काटते थे, गड्ढे खोदते थे, राशन पहुंचाने, शासकीय भवनों को तोड़ने और हत्याएं तक करने का कार्य करते रहे। समर्पण करने वाले जन मिलिशिया के 3 कमांडरों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया था। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में इन सभी से अहम जानकारियां हासिल हो सकती है।
समर्पण कर रहे हैं। ये वो नक्सली है जो कि बाहरी नक्सली का मेन ताकत बनकर वहाँ काम करते थे और इनके मदद से हम वो बड़े जो नक्सली अंदर में छुपे रहते हैं उनके तक हम पहुँचेंगे। और अब बात उस शख्स की जिसने एक शख्स को कातिल बना दिया। जी हां, जांजगीर चांपा में एक शख्स ने अपने ही पड़ोसी को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उससे शक था कि उसके पड़ोसी के उसकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध है। जांजगीर चांपा में शक ने एक शख्स को कातिल बना दिया। आरोपी समेलाल साहू ने इसके ही गांव के रहने वाले पूनाराम केवट की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। दरअसल बुधवार सुबह खेतों में पूनाराम का खून से सना शव पड़ा मिला। पूनाराम एक पैर से विकलांग था। उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि पूनाराम की हत्या किसने और क्यों की है। पता चला तो मैं तुरंत आया। उसके बाद मैं देखा खेत में उसका लाश पड़ा था, उसको टांगे से मार दिया गया था। अब पता नहीं है उसको घात भी हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको मेरे को पता नहीं। मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद तहकीकात शुरू हुई तो कातिल को पुलिस के हत्थे चढ़ते ज्यादा देर नहीं लगी। कातिल गांव का ही रहने वाला समेलाल साहू निकला। दरअसल समेलाल को शक था कि पूनाराम का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है और इसी शक में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। लगभग 45 साल के उम्र के आरोपी द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी गई है जो पैर से थोड़ा विकलांग भी था और ये अवैध संबंधों के शक के चलते हत्या हुई है, जिसमें आरोपी को न्यायालय चौकी द्वारा पकड़ लिया गया और घटना में जो हथियार प्रयुक्त हुआ था कुल्हाड़ी, उसको भी तालाब से जब्त कर लिया गया है। शक वो बीमारी है जो इंसान के सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देती है। समेलाल को भी इसी शक ने कातिल बनाया और इस जुर्म को अंजाम देने के आरोप में अब वो सलाखों के पीछे है। प्रकाश शर्मा, जी मीडिया, जांजगीर चांपा। दरमंदसौर के गांव चांदखेड़ी के पास दो दोस्तों की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस का दावा है कि इस मामले में अहम सुराग हाथ लगे हैं। पूछताछ के लिए पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। दरअसल 25 साल के राहुल शर्मा और 35 साल के जसवंत सिंह की हत्या का मामला सामने आया है। दोनों सोमवार शाम को अपनी बाइक से गांव से निकले थे, जिसके बाद मंगलवार को दोनों के शव मिले। घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों से पता चला है कि हत्या के बाद शवों को 300 मीटर दूर खाई में डाला गया। घटना के पीछे पैसों के लेन देन को लेकर विवाद बताया जा रहा है। दरअसल राहुल ने आलोट के रहने वाले बाबू खान से 1,80,000 रुपए उधार लिए थे। पैसों के लेन देन को लेकर राहुल का नंदा नाम के किसी अन्य शख्स से भी विवाद चल रहा था। परसों शाम को 8 बजे के बाद निकले थे घर से और उसके पश्चात ये वापस नहीं आए थे। आज सुबह करीब 8 बजे के बाद इनकी खेत में लाश होने की सूचना मिली थी। उन पर धारदार हथियारों से चोट के निशान थे, तो इसके संबंध में जो है थाना शामगढ़ में जो है हत्या का प्रकरण भी दर्ज किया गया है और पुलिस के द्वारा अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ इत्यादि की जा रही है। उधर मंदसौर के उर्वशी अपहरण कांड में उस समय नया मोड़ आ गया जब उर्वशी खुद अपने प्रेमी गौरव के साथ कलेक्टर दफ्तर पहुंची और प्रेम विवाह की बात को लेकर परिवार वालों से जान का खतरा बताया। साथ ही सुरक्षा की मांग भी की। उर्वशी का कहना है कि गौरव से प्रेम विवाह करने पर उसके परिवार वाले नाराज हैं और उसे जान के पीछे पड़े हैं, जिसके बाद मंगलवार देर रात उर्वशी और गौरव को गरोठ पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि तमाम बिंदुओं पर मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि परिवार वालों ने गरोठ थाने में उर्वशी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। सोमवार को उर्वशी की मां ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था और कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए थाना परिसर में आत्मदाह की धमकी दी थी। राजेश तिवारी हमें मरवाना चाहते हैं। उन्होंने प्राइवेट इंसानों को हमारे पीछे लगा रखा है ताकि हम जहां भी मिले हमें मार दिया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब प्रशासन हमें पुलिस प्रोटेक्शन दे और मेरे ससुराल पक्ष को परेशान करना बंद करे। बस और कुछ नहीं कहना, बस हमें सुरक्षित हमारी लाइफ जीने। युवक युवती जो है वो वहाँ से लापता है, बालिग थे जो है वो गरोठ थाने से लापता थे। इसके संबंध में उनके परिजनों ने इसकी शिकायत की थी, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा उन्हें दस्तयाब करने की कार्रवाई की जा रही थी और आज जो है वो दस्तयाब हो गए हैं। पुलिस पार्टी जो है गरोठ थाने से आ रही है, वो उनसे पूछताछ करेंगे कि वो किस तरीके से गए थे और उन्होंने शादी इत्यादि के संबंध में क्या दस्तावेज पेश कर रहे हैं। रतलाम के विरखेड़ी इलाके में युवती के साथ छेड़छाड़ को लेकर जमकर मारपीट हुई।
झगड़े में एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों में से 3 का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले पीड़ित युवती के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की थी। थाने में इसकी शिकायत करने पर आरोपियों ने उससे माफी मांगते हुए केस वापस लेने को कहा था। इसके बाद युवती और उसके परिवार वालों ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस ले ली। लेकिन मंगलवार रात बेसबॉल और बल्ले से लैस लगभग 10 से 15 की संख्या में आए लोगों ने युवती के घर वालों पर हमला बोल दिया। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश कर रही है। परसों के दिन 2 दिन पहले मेरी सिस्टर को छेड़ी थी, उसके बाद में हुआ था हमारा थाने पे समझौता कर लिया था हमने। रिपोर्ट लिखाई थी, समझौता हो गया था हमारा, छोड़ दिया उनको। फिर उसके बाद फिर आज मैं अस्पताल से घर जा रहा था, तो उसके बाद मेरे को मारा। कितने लोग, किन को मारा? कम से कम 15-16 जने थे। खेड़ी के पास में झगड़ा हो गया था, तो उनकी रिपोर्ट लिखी और अभी हॉस्पिटल में इलाज के लिए मेडिकल वगैरह। कितने 3 जनों छूट गए। और डिटेक्टिव में अब चोरी की एक हैरान कर देने वाली खबर। राजनांदगांव में एक शख्स के खाते से 2 लाख रुपए निकल गए। पैसे 5 से 6 बार में एटीएम कार्ड के जरिए एटीएम से निकाले गए। लेकिन हैरानी की बात यह कि उस शख्स का एटीएम ना तो कभी चोरी हुआ और ना ही उसने अपना एटीएम पिन नंबर किसी को बताया। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि चोर आखिर उस युवक के खाते से कैसे एटीएम से पैसे निकालते रहे। न एटीएम कार्ड चोरी हुआ, न एटीएम कार्ड का इस्तेमाल हुआ, फिर भी बैंक खाते से चोरी हो गए पूरे 2 लाख रुपए। जी हां, रेंगा कठेरा के रहने वाले मंगल सिन्हा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मंगल सिन्हा का एटीएम कार्ड उनके पास ही था। उन्होंने अपने एटीएम का पिन नंबर भी कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन कुछ दिन पहले जब वो बैंक में अपने खाते से रुपए निकालने गए तो पता चला कि उनके अकाउंट से पूरे 2 लाख रुपए निकल चुके हैं और ये पैसे एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर निकाले गए हैं। पैसा मैंने लिटिल बैंक में डाले हैं, वो आप दूसरा निकाल के खा गए। पैसा निकाल लिए 2,05,000। दरअसल एक हादसे में मंगल की मां की मौत हो जाने के बाद मुआवजे के तौर पर परिवार को 4 लाख रुपए मिले थे। यही पैसा खाता खुलवाकर बैंक में जमा करवाया गया था। खाता खुलवाने के साथ ही मंगल को एटीएम कार्ड भी मिला था, जिसका पिन नंबर सिर्फ उसे और उसके चाचा को ही मालूम था। एक घर में एक बहन और ये दोनों रहते बस, और एक जस्ट बाजू में एक बड़े बाबूजी के घर है। एटीएम के कोड तो अपन सिर्फ पहले दिन दोनों धन खाता खुलवाला है, जब एक चेक नहीं मिली से तब दोनों जन देखे। ऐसे में किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर एटीएम के जरिए पैसे निकाले तो किसने। लड़का जो मंगल नाम का है, रेंगा कठेरा का निवासी है, उसके अकाउंट में 4 लाख रुपए जमा थे। सेंट्रल बैंक में उसका खाता था और उसका कहना था कि वो 60,000 रुपये पहले से निकाल रखे थे और उसके बाद बाद में जब वो पैसा निकालने आता है 1-1.5 महीने के बाद, तो उसमें से 2,05,000 रुपये निकल गए थे और वो भी एटीएम के जरिए निकले थे। तो उसकी शिकायत उसने की है, उसकी जांच पड़ताल हम शुरू कर रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि मंगल के पैसे पर किसने डाका डाला। कहीं वो मंगल का कोई करीबी ही तो नहीं। खरगोन के सरकारी जिला अस्पताल की डॉक्टर इंदिरा गुप्ता पर ऑपरेशन के लिए 8,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। आरोप है कि महिला डॉक्टर ने पैसे नहीं मिलने पर पीड़ित महिला को ऑपरेशन थिएटर के पलंग से हटा दिया, जिसके बाद पीड़ित के परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस हंगामे के बीच एक दूसरी आदिवासी महिला ने भी डॉक्टर इंदिरा गुप्ता पर 6,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। दोनों पीड़ित महिलाओं ने कलेक्टर और सिविल सर्जन से महिला डॉक्टर की शिकायत की, जिसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए। ऑपरेशन काल का मैं भर्ती कर दिया और बाद में गई 8,000 रुपया दियो और बाद में गई कि ऑपरेशन मैडम आज पैसा नहीं है अभी मैं ये छे तू गई कि नहीं कि ऑपरेशन तो मैं कपड़ा पे नहीं दिया होगा, बाद में थिएटर पे लेगा ऑपरेशन कर दी नहीं कल करूंगा ऑपरेशन नहीं हुआ थारो पैसा लाओ, बाद पैसा जमा कर दो ना ऑपरेशन करा लो। जग पैसा जमा करिया कि नहीं, तो पैसा आप रात का तुमने भर्ती करी, हम अभी पैसा कहाँ से लावा 8,000, तो कहेगी हम टापचर धरी ना 4,000 लाए, तुम कहो हम 4,000 जमा कर रहे नहीं, पूरा पैसा जमा करोगे तब ऑपरेशन होगा, जाओ ऑपरेशन से बाहर। ऑपरेशन बड़ा होगा। अच्छा, कितने पैसे लिए?
6,000। और आप लोगों को क्या पता है कि ले कि नहीं ले? अपन जल्दी ऑपरेशन हो जाए तो घर चले जाओ। अभी मुझे शिकायत प्राप्त नहीं है। शिकायत कल फोन पे पत्रकार बंधु ने दी थी। मैं उसकी जगह जाके बात करूंगा, उसके मरीज से शिकायत लिखित मिलूंगा, फिर कार्रवाई जो भी होगी उचित समुचित कार्रवाई की जाएगी। उधर छतरपुर में एक मेडिकल की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात कोतवाली थाना इलाके में स्थित शारदा मेडिकल की है, जहां लग्जरी कार से पहुंचे चोर दुकान के शटर का ताला तोड़कर एंटर हुए और फिर दुकान में रखे 12,000 रुपए कैश लेकर रफू चक्कर हो गए। हालांकि चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिस पर अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। उधर जांजगीर चांपा जिले में दलित महिला सरपंच की पिटाई मामले में एसपी ने आरोपियों पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। आरोपी की 26 फरवरी को पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम कुमार और उसके साथी रेमन ने गोरखापाली की दलित महिला सरपंच सुखवारा बाई की सरपंची बचाने के एवज में 4 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन महिला सरपंच ने जब पैसा देने से मना कर दिया तो पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम कुमार गबेल और रेमन गबेल ने पहले उसके साथ बदसलूकी की और फिर महिला सरपंच और उसके पति के साथ मारपीट की। आरोपियों को पकड़ने में नाकाम पुलिस पर लगातार सामाजिक संगठनों का दबाव बढ़ रहा था, लिहाजा पुलिस ने अब आरोपियों पर इनाम का ऐलान किया है। आरोपी की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इनके जितने ठिकाने, आम जनता से भी अपील की गई है कि किसी को भी आरोपी के विषय में जानकारी मिलती है जिससे उसको पकड़ा जा सके, पकड़ने में मदद मिल सके, उनको यह इनाम की राशि दी जाएगी। मुंगेली में स्कूली छात्रों के मोबाइल फोन में ब्लू फिल्में कॉपी करने वाला एक शातिर पकड़ा गया। पुलिस को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि पंडरिया रोड पर मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाला चंद्रा जांगड़े स्कूली छात्रों के मोबाइल और पेन ड्राइव में ब्लू फिल्म की क्लिप डाउनलोड करता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोबाइल दुकानदार को गिरफ्तार कर उसके कंप्यूटर को जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। डिटेक्टिव में अब बात उस फैशन डिजाइनर की जिसका पिछले 2 दिन से कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दिल्ली से सटे नोएडा की रहने वाली फैशन डिजाइनर शिप्रा मलिक के लापता होने की गुत्थी अब तक उलझी हुई है। शिप्रा के फोन से आखिरी कॉल दिल्ली पुलिस को की गई थी, जबकि शिप्रा की कार नोएडा से बरामद हुई। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कहां है शिप्रा मलिक? कहां गई फैशन डिजाइनर शिप्रा मलिक? नोएडा की शिप्रा का दिल्ली में अपहरण, 48 घंटे बाद भी शिप्रा का कोई सुराग नहीं। नोएडा की फैशन डिजाइनर शिप्रा मलिक के अपहरण की गुत्थी अब तक उलझी हुई है। 48 घंटे बाद भी ना ही फैशन डिजाइनर का सुराग मिला और ना ही किसी किडनैपर की जानकारी मिली है। शिप्रा मलिक सोमवार से ही गायब है। शिप्रा के पति चेतन के मुताबिक सोमवार को डिजाइनिंग के काम से शिप्रा को दिल्ली जाना था। दोपहर करीब 1:10 पर शिप्रा कार से दिल्ली के लिए निकली। रास्ते में करीब 2 बजे शिप्रा ने सेक्टर 29 में अपने पति चेतन से मुलाकात भी की। पति चेतन से मिलने के बाद शिप्रा चांदनी चौक के लिए रवाना हुई। यहाँ से तो चली गई चांदनी चौक, वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में भैया मिलके भी आए उनसे। 1:20 के करीब भैया भी मिले हैं वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में, बता रहे हैं वो कि मैं मिलके आया हूँ। फिर वो आगे गई हैं, फिर कहाँ गई किधर गई पता नहीं। लेकिन शिप्रा चांदनी चौक नहीं पहुंची। जब शिप्रा का पति दोपहर अपने घर वापस जा रहा था तो उसने शिप्रा की कार नोएडा सेक्टर 29 में लावारिस हालत में देखी। दोपहर 3 बजे के करीब सेक्टर 29 के पास शिप्रा की कार मिली। कार में कोई नहीं था और कार की चाबी ब्रेक के पास नीचे पड़ी हुई थी। चेतन ने शिप्रा के मोबाइल पर फोन किया लेकिन फोन स्विच ऑफ था। 5 बजे जब गाड़ी देखी और उसकी मदर से बात की है, वो नहीं पहुंची, तो हम लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर हम लोगों ने 2-4 फ़ोन किए, उसके फादर को करा, भाई को, मदर को, कि किसी का कांटेक्ट हुआ है क्या। अपने उसमें भी पूछा लेकिन कहीं उसका पता नहीं था। फिर बेटा मेरा और हम लोग पुलिस में गए, ढूंढा भी जहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी कि कहीं किसी ने झाड़ियों वाड़ियों में बेहोश करके डाली हो, कहीं कुछ नहीं पता चला। इसके बाद चेतन ने नोएडा में शिप्रा के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की तफ्तीश में शिप्रा के फोन की लास्ट लोकेशन लाजपत नगर में मिली।
पुलिस के मुताबिक सोमवार दोपहर को शिप्रा के फोन से दिल्ली पुलिस को कॉल की गई थी, लेकिन कॉल पिक न होने के तुरंत बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। उनके लिए गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। उनके जो परिवार के लोग हैं जो भी लिख के दे रहे हैं वो लिख के इसमें पुलिस सघनता से जांच कर रही है और उनकी तलाश की जा रही है। उल्लेखनीय बात यह है कि 100 नंबर की कॉल उन्होंने लाजपत नगर से दिल्ली कंट्रोल रूम को की थी। तो आखिर शिप्रा कहां गई? क्या शिप्रा का अपहरण हुआ? और अगर शिप्रा का अपहरण दिल्ली के लाजपत नगर के पास हुआ तो उसकी कार नोएडा में क्यों मिली? शिप्रा को लेकर अब तक कोई फिरौती भी नहीं मांगी गई है। इन तमाम सवालों का जवाब यूपी पुलिस तलाश रही है। आनंद तिवारी के साथ अमित चौधरी, जी मीडिया। ओसामा बिन लादेन करीब 5 साल बाद फिर जिंदा हो गया है। अमेरिका ने एक वसीयत जारी की है। दावा है कि यह वसीयत ओसामा बिन लादेन की है। अमेरिकी कमांडोज ने मई 2011 में पाकिस्तान में ओसामा को मारने के बाद इसे हासिल किया था। वसीयत में ओसामा ने मरने के बाद भी उसके पैसों को आतंकवाद पर खर्च करने की इच्छा जाहिर की थी। लादेन के इस फिदायीन वसीयत पर देखिए यह खास रिपोर्ट। लादेन की अंतिम इच्छा, फले फूले आतंक। आतंक के लिए लादेन का फिक्स्ड डिपॉजिट। अमेरिका में 9/11 हमलों के 10 साल बाद पाकिस्तान में मारा गया ओसामा कैसे आखिरी वक्त तक मिशन आतंक पर जुटा हुआ था, ये खुलासा हुआ है उसकी वसीयत से। अमेरिकी कमांडो ने जो 113 दस्तावेज उसे मारने के बाद बरामद किए थे, उनमें से एक ओसामा के हाथ से लिखा पत्र भी था, जिसमें साफ है कि ओसामा को भी मालूम था कि वो एक दिन मार दिया जाएगा। मैं मारा जाने वाला हूं, मेरे लिए दुआएं करें और मेरे नाम पर चंदा देते रहें। ओसामा की इसी वसीयत से साफ होता है कि उसने आतंक की खातिर एक बड़ा फिक्स डिपॉजिट कर रखा था, जिसमें ओसामा ने बताया कि निजी धन के रूप में करीब 2 करोड़ 90 लाख डॉलर उसके पास थे और इस मोटी रकम का बड़ा हिस्सा वो जिहाद के लिए खर्च करना चाहता था। लादेन ने अपनी वसीयत में इच्छा जताई थी कि उसकी संपत्ति में थोड़ा हिस्सा रिश्तेदारों को भी दिया जाए, लेकिन बड़ा हिस्सा वो आतंकी नेटवर्क को फैलाने में खर्च करना चाहता था। वसीयत में लादेन ने साफ किया है कि करीब 3 करोड़ डॉलर की उसकी संपत्ति सूडान में है, लेकिन ये साफ नहीं किया कि वो नगद है या फिर प्रॉपर्टी की शक्ल में। 1990 के दशक में लादेन सरकार के मेहमान के तौर पर 5 साल तक सूडान में रहा था। लादेन को मारने के बाद बरामद दस्तावेजों में खुलासा भी हुआ है कि आखिरी वक्त तक वो अलकायदा को किसी कंपनी के सीईओ की तरह चला रहा था। लादेन की मौत के बाद बरामद दस्तावेज अमेरिका ने लंबी जांच के बाद सार्वजनिक किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।